बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हमारी फर्स्ट क्लास है जो कि एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी और एज ए डेमो आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो शायद वो कुछ शक या शुबे में हो कि हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये उनके लिए डेमो क्लास होगी और इंशाल्लाह ये डेमो क्लास देखने के बाद वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारा आज चूंकि कल क्लास नहीं हो सकी थी इंटरनेट की इशू की वजह से, तो हमने उसको आज पे शिफ्ट कर दिया था। तो कोशिश करते हैं कि आज इसको कंप्लीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को इसकी इसके फ़ायदा बताया जा सके जो हमने कोर्स अनाउंस किया है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले तो कभी भी आप लोग कहीं से जाके कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई चीज़ ले रहे हैं, किसी से कोई क्लास ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कोचिंग ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको आपका उससे ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आप अपने बारे में बताएं। हमें हमें जो पढ़ाने वाला, हमें जो ट्रेनिंग देने वाला, हमें सिखाने वाला, हमें नसीहत करने वाला, वो खुद क्या है, उसके पास क्या है, वो मतलब कि वो उस फील्ड से है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन लाजमी होना चाहिए। कभी भी जिंदगी में आप कोई भी काम करें, कहीं पर भी जाएं, किसी से भी कोई चीज लर्न कर रहे हो या ले रहे हो, ठीक है, या कोई बंदा आपको कोई चीज सेल कर रहा है, तो आप देखिए आप किस बेस पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो चूंकि हमने आपको कोर्स करवाना है और मैं इसको सुपरवाइज करूंगा, यानी कि मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, इसको देख भी मॉनिटर भी कर रहा हूँ और कुछ और टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे। चूंकि ये 6 मंथ का कोर्स है, तो और भी टीचर्स आपको लेक्चर्स डिलीवर किया करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम क्या है, लतीफ़ रहमानी है। अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम लतीफ़ रहमानी है, रिसर्च स्कॉलर हूँ मैं। इसके साथ साथ पीपीएससी क्वालिफाइड हूँ, पीपीएससी को क्लियर किया है मैंने, 2 दफा क्लियर किया है। और पहली दफा क्या था कि मैं पास तो कर गया था लेकिन मेरिट नहीं बन पाया था क्योंकि सीट्स कम थी और इस वजह से। लेकिन इस दफा मेरिट बना है मेरा, मैंने पहले से बेहतर मार्क्स उसमें गेन किए हैं पीपीएससी के अंदर। और इसके साथ साथ मैंने इंटरव्यू भी क्लियर किया है। क्योंकि इंटरव्यू में भी होता है ना कि आप पासिंग मार्क्स लेते हैं या नहीं लेते, तो मैंने इंटरव्यू में भी अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया है। इसके साथ साथ टेस्ट में भी क्वालिफाई किया है। इसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि हमने ये भी एक्सपीरियंस है पीपीएससी की प्रिपरेशन का, क्योंकि ये हमारा थर्ड बैच है। इससे पहले हम 2 बैच अल्हम्दुलिल्लाह करवा चुके हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। उनके रिजल्ट्स भी आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ कि हमारा जो पहला बैच था पीपीएससी का जो हमने करवाया था, उसमें हमने मेरे ख्याल में 17 से 19 के लगभग हमारी रजिस्ट्रेशन थी, क्योंकि वो पहला बैच था तो लोग थोड़ा सा डाउट में थे कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बैच बहुत अच्छा रहा। उसका जो रिजल्ट ये था कि कितने लोगों ने क्लियर किया था। वो जो 17, 18, 19 लोग थे ना, उनमें से मैक्सिमम 10 लोग ऐसे थे जो एक्टिव थे, यानी कि जो डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट करते थे, क्लासेस लेते थे, टेस्ट देते थे, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते थे। ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि कल को आप लोगों ने एतराज नहीं करना कि हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई। उसके पीछे मैं आपको वजह बता देता हूँ। 19 में से 10 लोग एक्टिव थे, 10 में से भी ऑलमोस्ट आई थिंक 7 से 8 लोगों ने क्लियर किया टेस्ट। क्लियर किया टेस्ट यानी कि पास किया, उनका चांस वेस्ट नहीं हुआ। जो एक्टिव नहीं थे उनका हमें नहीं पता क्या बना क्या नहीं बना, ना उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है, ना उन्होंने हमें बताया है। इसका मतलब है कि अगर आप टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, मेरिट पे आना चाहते हैं, तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। आपकी जो प्रेजेंस है उसको यकीनी बनाना होगा। ठीक है, इस कंसिस्टेंसी पर भी हम बात करेंगे। ये मैंने आपको अपना थोड़ा सा रिजल्ट बता दिया जो हमने पहला बैच किया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एचडीपी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कर रहे हैं वो हाउस ऑफ डीप साइकोलॉजी, उसकी शॉर्ट फॉर्म एचडीपी है। आपको इसका भी पता होना चाहिए ताकि आपको कल को कोई पूछे तो आपको आप बता सको कि आप कहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो या कहाँ से आप स्टडी कर रहे हो। हाउस ऑफ डीप साइकोलॉजी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है, ये फिजिकल नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि जस्ट साइकोलॉजी का ही इंस्टीट्यूट है, यानी कि इसमें सिर्फ साइकोलॉजी ही पढ़ाई जाती है, साइकोलॉजी से रिलेटेड ही चीजें इसके अंदर हम कर रहे होते हैं। एचडीपी हाउस ऑफ डीप साइकोलॉजी हमने चूंकि काफी मुझे शौक है साइकोलॉजी का, मेरा पैशन है आप ये कह सकते हैं साइकोलॉजी को पढ़ना और पढ़ाना। तो हमने देखा है, मैं जब थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड किया है तो आसपास देखा कि हम ना चीजों को
उसके वो कहते हैं सतही तौर पर देख रहे होते हैं, डीपली उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। तो एचडीपी हाउस ऑफ डीप साइकोलॉजी बनाने का यही मकसद था कि हम जो साइकोलॉजी है उसको डीपली अंडरस्टैंड कर सकें। अगर आप किसी भी फील्ड में तरक्की करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में प्रोमिनेंट अपने स्पेस बनाना चाहते हैं, स्टेटस बनाना चाहते हैं, तो आपको उसको डीपली देखना होता है। अगर आप डीप उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं करते तो आप उसमें एक्सेल नहीं कर सकते, आप कोई अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे इस कोर्स में आपको डीप लेके जाएं साइकोलॉजी के अंदर, डीप इसकी रूट्स को हम डिस्कस कर सकें, डीप कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर सकें, कि कल को आपको कहीं पर भी कोई टेस्ट देना पड़े, कोई इंट्रोडक्शन अपना देना पड़े, या आपको डिस्कशन करनी पड़े, या इंटरव्यू देना पड़े, तो आप एक डीप कॉन्सेप्ट ही उनके सामने फेंके तो वो बंदा हिल जाए कि यार वाकई ये बंदा या बंदी पड़ी हुई है, इसने वाकई ही डीप रूट्स को टच किया है साइकोलॉजी को। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करवाने की, जो कि बाद में इंशाल्लाह वजह बनेगी किसकी, न्यू डिस्कवरीज की, इसके साथ रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट्स की। जब हम डीपली चीजों को समझ रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड के अंदर बहुत सी चीजें नई ईजाद हो रही होती हैं, हम नई चीजें डिस्कवर कर रहे होते हैं, हमारे अंदर नए क्वेश्चंस रेज हो रहे होते हैं। जब हम सतही तौर पर पढ़ रहे होते हैं, बस 2 + 2 = 4 कर दिया, तो वो उसी तरह से रिवायती तौर पर चीजें आगे बढ़ रही होती हैं, और ये नहीं हम समझ रहे होते इसके पीछे लॉजिक क्यों है, क्या है लॉजिक है, 2 + 2 = 4 ही क्यों होता है। आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। अगर आपने सोचा तो मुझे बताएं। नहीं सोचा होगा। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये 2 + 2 = 4 क्यों होता है इसके पीछे लेके जाएं आप लोगों को ना। तो ये हमारी कोशिश होगी। हमारी जो डोमेन्स है एचडीपी की, हाउस ऑफ डीप साइकोलॉजी की, हमारा सॉरी जो स्लोगन है वो ये है, लेट्स गेट इनटू डीप साइकोलॉजी के। चलते हैं हम डीप साइकोलॉजी को देखते हैं, उसकी डीप रूट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारी डोमेन्स है कोचिंग प्रोवाइड करना, रिसर्च। रिसर्च हमारी खास तौर पर हम कोशिश कर रहे हैं कि रिसर्च हमारी डोमेन ज्यादा से ज्यादा इसको हम फैला सकें। इसके साथ साथ वर्कशॉप है हमारी डोमेन, काउंसलिंग है, थेरेपी है, शॉर्ट कोर्सेज हैं, ट्रेनिंग्स हैं, और एग्जाम प्रिपरेशन हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो आप इस वक्त जो हमारी डोमेन है एग्जाम प्रिपरेशन, उसमें आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारी फील्ड्स कह सकते हैं, डोमेन्स कह सकते हैं, जिनमें हम काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जिसके साथ साथ अगर आप हमारी ऑथेंटिसिटी देखना चाहते हैं, या आप थोड़ा सा सेटिस्फाई करना चाहते हैं खुद को या किसी और को, तो आप हमें इन चैनल्स पर जाके सर्च कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करना हो, या हमें देखना हो, हमारी क्रेडिबिलिटी को चेक करना हो, या हमारे वर्क को चेक करना हो कि किस तरह से हम वर्क कर रहे हैं, तो आप ये डिफरेंट चैनल्स हैं, फेसबुक पेज है, ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा ये आपको ऑफिशियल जो जीमेल एड्रेस है वो भी देख रहे होंगे, हाउस ऑफ डीप साइकोलॉजी जो हमारा नाम है वही हमारा ईमेल एड्रेस है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कोर्स इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। कोर्स चूंकि ये साइकोलॉजी पीपीएससी प्रिपरेशन का ही कोर्स है, ठीक है, पीपीएससी के अकॉर्डिंग इसमें प्रिपरेशन करवाई जाएगी। ये रवायती तौर पर हम रिवायती आपको टीचिंग नहीं की जाएगी, आपको टीच नहीं किया जाएगा रिवायती तौर पर, जैसे यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में होता है ना, डेफिनेशन पढ़ाई और थोड़ा सा कंसेप्ट और खत्म। हम आपको अकॉर्डिंग टू पीपीएससी पढ़ाएंगे। हम कोशिश करेंगे, अगर एक डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं ना, एक कॉन्सेप्ट या एक टर्म को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, डिफरेंट एंगल्स को निकाल के लाएं बाहर, ठीक है। ये नहीं होगा कि हम एक चीज देखा और खत्म, ऐसा नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे डिफरेंट एंगल्स उसके निकाल दें, कि इस तरह से हो तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, इस तरह से हो तो कैसे आंसर करेंगे, ऐसे हो तो कैसे आंसर करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम चलेंगे इसके अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट्स और डीप अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर हम करेंगे। आपको ऑडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इसके साथ साथ नोट्स मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको टेस्ट भी इंशाल्लाह आपके हम वीकली बेसिस पे टेस्ट लिया जाएगा। इसके साथ साथ डिस्कशंस भी रखी जाएंगी, जिसमें अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आप देखना कितना अच्छा सीखते हैं और क्या क्या सीखते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम स्ट्रेटजी, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, इसको जहन में रखिएगा अगर आपने पीपीएससी को टारगेट करना है। पीपीएससी का जस्ट लेक्चरार का जो है एग्जाम नहीं होता साइकोलॉजी के अंदर, याद रखिएगा। इसके अंदर आपको काउंसलर के भी आ रहे होते हैं, सोशल वर्कर के अंदर भी आपकी साइकोलॉजिस्ट की आ रही होती हैं। इसके साथ साथ डिफरेंट जो क्लिनिकल जो हमारी फील्ड है उसके अंदर एज अ साइकोलॉजिस्ट भी आपको हायर किया जा रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट की तो हर पूरा साल ही आती रहती है, कभी किसी फील्ड के अंदर, कभी किसी आप कह सकते हैं इदारे के अंदर, कभी किसी इदारे के अंदर साइकोलॉजिस्ट की तो अनाउंस होती रहती है, लेक्चरार की 2-3 साल बाद अनाउंस होती हैं। अभी कहा जा रहा है कि इस 2023 में भी अनाउंस होने वाली है, क्योंकि कॉलेजेस से जो उनकी रिक्वायरमेंट है मांग ली गई है, डिमांड मांग ली गई है लेक्चरार की, जो खाली सीटें हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि 2023 में भी सीटें आएंगी। तो चूंकि ये अभी मेरे जहन में पॉइंट आ गया है कि ये वाला जो है ना लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, याद रखिएगा। पीपीएससी को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं,
लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आप क्लियर करना चाहते हो, आपको लंबा अरसा तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, वो लंबा अरसा आपको एक ही बार लगाना पड़ेगा। अगर आप फर्ज करें ये 6 महीने डट के लगा लेते हैं, दिल से लगा लेते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ लगा लेते हैं, तो आपको दोबारा से ये 6 महीने कभी भी नहीं लगाने पड़ेंगे जिंदगी में, कभी भी नहीं लगाने पड़ेंगे। फिर आप इन 6 महीनों को सिर्फ एक मंथ के अंदर कभी भी आपने टेस्ट देना होगा, तो इन 6 महीनों की जो आपने प्रिपरेशन की होगी उसको जस्ट आप एक महीने के अंदर सारा रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो ये 6 महीने एक ही बार लगाएं, डट के लगाएं। इसको मैं वन टाइम फिनोमिना देता हूं, जो मेरी ही डिस्कवरी है। वन टाइम फिनोमिना के अगर आपने कोई चीज करने बैठे ही हो ना यार, अगर आप कोई काम करने बैठे ही हो, तो उसको एक ही बार इतना अच्छा करो, इतना अच्छा करो कि दोबारा उसकी जरूरत ना पड़े। मिसाल के तौर पर हमने बचपन में ए फॉर एप्पल पढ़ा था। बचपन में जब हम मतलब पहली दफा स्कूल गए थे, हमें नहीं पता था ए फॉर एप्पल होता है। लेकिन जब हमें हमें टीचर ने ये पढ़ा दिया कि ए फॉर एप्पल होता है, ठीक है, उसके बाद दोबारा आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करें कि हमें दोबारा कभी उसको सीखने की जरूरत पड़ी है कि ए से एप्पल होता है? कभी सीखने की जरूरत पड़ी है? चैट बॉक्स में या माइक ऑन करके बताएं। नो सर। कभी भी जरूरत नहीं पड़ी, और पूरी जिंदगी क्यामत तक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप जिंदा हैं आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ए फॉर एप्पल को दोबारा सीखने की। यही वाली बात मैं करता हूं, और यही इसी बेस पे इन चीजों को इंशाल्लाह लेके चलेंगे कि आप वन टाइम फिनोमेना के अकॉर्डिंग चीज को करें कि यार जब करना ही है तो एक बार इतना ही अच्छा कर लो, इतना अच्छा कर लो कि दोबारा उस कॉन्सेप्ट को सीखने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैं कहता हूं कि हमने डीप अंडरस्टैंडिंग इसकी लेनी है, डीप कॉन्सेप्ट लेना है, ताकि वन टाइम फिनोमेना अप्लाई कर रहे हो हम। एक दफा इतना अच्छा से पढ़ लो कि बार बार आपको कहीं इधर से उधर से उधर से सीखना ना पड़े। सर ये कॉन्सेप्ट क्या था, मैम ये कॉन्सेप्ट क्या था, मुझे भूल गया, ये कॉन्सेप्ट क्या था, भूल गया। ऐसे नहीं हमने करना, हमने एक ही बार करना है, इतना अच्छा करना है कि दोबारा उसको करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, रिवाइज करना पड़े, उसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। 6 महीने अगर आपने डट के लगा लिए तो आपको दोबारा 6 महीने लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपने ये 6 महीने डट के ना लगाया तो फिर आपको बार बार लगाने पड़ेंगे, ये बात जहन में रखिएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है माइंडसेट। आपको माइंडसेट बनाना होगा कि आपने वाकई ही पीपीएससी को टारगेट करना है, और इस चीज से हट के माइंडसेट बनाएं कि आपको आपने कल को शादी, अगर तो गर्ल्स हैं, गर्ल्स का ज्यादातर माइंडसेट ये होता है कि हमने तो शादी कर ही लेनी है, कोई सेटल बंदा आएगा और उस शादी करेगा और ले जाएगा। ये माइंडसेट होता है, ये रियलिटी है सोसाइटी की। अगर आप वाकई ही अपने पांव पे खड़ा होना चाहते हैं तो इस माइंडसेट को खत्म कर दें कि हमें तो मतलब कि सेटल बंदा मिल ही जाना है, उसने शादी करनी और ले जाना है, मसला ही कोई नहीं है। ये माइंडसेट खत्म करना पड़ेगा। आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मैंने अपने पांव पर खड़े होना है, मैंने टारगेट करना है, मैंने खुद कुछ करके दिखाना है, ताकि मुझे किसी की डिपेंडेंस में ना रहना पड़े, इंडिपेंडेंट हो जाऊं मैं। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंस आप इस वजह से ना लें कि मैं मतलब मुझे किसी की मोहताजी ना हो और मैं मतलब दूसरों को आंखें दिखाऊं, इस वजह से ना लें। बस आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए और दूसरों के लिए कुछ करने के लिए इंडिपेंडेंट हो, कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूं जब मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। ठीक है, इस माइंडसेट के साथ कि आपने इसको करना है, ये माइंडसेट बनाना होगा। अगर ये माइंडसेट नहीं बनेगा तो फिर यहीं से छोड़ दें, यहीं से छोड़ दें, आप नहीं कर सकोगे। ठीक है, जब आपने माइंडसेट बना लिया, माइंडसेट हम बहुत, आप अगर यहाँ पर बैठे ना इस क्लास के अंदर, तो आपका माइंडसेट इट मींस कि बना हुआ है। ठीक है, वहां पर इशू क्या आएगा आपको, इस चीज का आएगा, सेकंड पॉइंट का। ये सेकंड पॉइंट का इशू आना है अगर आपका माइंडसेट बन चुका है। पहला पॉइंट आपने कर लिया है, पहला स्टेप आपका हो चुका है अगर आप इस क्लास में मौजूद हैं, इस कोर्स में मौजूद हैं। तो दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिंदगी में किसी भी जगह पर कोई भी काम करेंगे, कोई भी चीज आप करने लगेंगे, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो इसी चीज में आप लैग कर रहे होते हैं, वो है कंसिस्टेंसी। जिस बंदे में कंसिस्टेंसी होती है ना, वो कभी भी नहीं हारता, वो कभी भी ये लूज नहीं करता, वो कभी ना कभी जीत जाता है। ये नहीं होता कि वो हमेशा हारता ही रहे। जो कंसिस्टेंसी होती है ना, ये सक्सेस की आप कह सकते हैं की टू सक्सेस है। आपने माइंडसेट बना लिया, अब आप एक हफ्ता 2 हफ्ते आप देखें एक्टिव रहेंगी, उसके बाद रहेंगी या रहोगे, आप क्या करोगे उसके बाद, आप लेजी होना शुरू हो जाओगे, आप इग्नोर करना शुरू कर दोगे, आप क्लासेस से एब्सेंट होना शुरू हो जाओगे। इस चीज को अगर आपने पकड़ के रख लिया ना, ये 6 महीने अगर आपने पकड़ के रख लिया ना, ना सिर्फ ये आपको इस साइकोलॉजी की प्रिपरेशन में काम आएगा, बल्कि आपको ये कंसिस्टेंसी लाइफ में भी काम आ रही होगी। क्योंकि अगर आपने इस कंसिस्टेंसी की 6 महीने प्रैक्टिस कर ली ना, तो फिर ये आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएगा। किसी भी काम को आप करने बैठेंगे तो फिर आप कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे होंगे, और हर काम में जब आपकी कंसिस्टेंसी होगी ना, तो फिर आप जैसी पर्सनैलिटी कहीं नहीं होगी। मतलब कि जो बंदा वो कंसिस्टेंट होता है ना, वो बहुत ही इंप्रेसिव पर्सनैलिटी होती है हर लिहाज से ही।
क्योंकि कंसिस्टेंसी ये कोई मामूली चीज नहीं है जो ऐसे ही आपको मिल जाएगी, ये बहुत एक्सपेंसिव चीज है। इसके लिए आपको बहुत खुद पे जब्त करना पड़ता है, खुद पे कंट्रोल करना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती है ये कंसिस्टेंट बनने के लिए। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अगर आपने कराटे सीखने हैं, वो मेसी बनना है, रोनाल्डो बनना है, आपने शायद सुना हो कि बहुत अच्छे मतलब वो फुटबॉलर हैं, पूरा वर्ल्ड उनसे उनको जानता है, उनसे मोहब्बत करता है। वो कैसे बने हैं मेसी और जो रोनाल्डो कैसे बने हैं? इस वजह से बने हैं भाई वो। अगर कोई अच्छा बहुत अच्छा क्रिकेटर है तो वो कैसे बना है? वो इस कंसिस्टेंसी की वजह से बना है। ठीक है, अगर कोई बहुत बड़ा फुटबॉलर है तो वो कंसिस्टेंसी की वजह से बना है। अगर कोई लेक्चरार सिलेक्ट हुआ है तो वो कंसिस्टेंसी की वजह से हुआ है। ये हो ही नहीं सकता कि आप कंसिस्टेंट ना हो और आप सिलेक्ट हो जाओ, ऐसा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। जो सिलेक्ट नहीं होते वो कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं कंसिस्टेंसी में। ठीक है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो ये नहीं होगा कि आप नाकाम हो जाओ। ठीक है, कंसिस्टेंसी आपने रखनी है क्वालिटी के हिसाब से, यानी कि प्रिपरेशन में रखनी है। ये नहीं कि कंसिस्टेंट आप रहें, सिर्फ लेक्चर में अटेंडेंस लगवाएं उसके बाद कुछ भी ना करें। कंसिस्टेंसी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद माइंडसेट आपको माइंडसेट बना लिया, कंसिस्टेंट हो गए, आपको बुक्स सिलेक्ट करनी है। वो बुक आपको हम रेकमेंड कर देंगे कि ये नहीं होगा कि आप गूगल से तैयारी कर लें और खत्म, ऐसा नहीं होगा। आपको डीपली बुक्स को पढ़ना होगा, आपको डिटेल में बुक्स को पढ़ना होगा। ठीक है, डिटेल में बुक्स को पढ़ना होगा, एक एक वर्ड एक एक लाइन आपको पढ़ना होगी अगर आप पीपीएससी को टारगेट करना चाहते हैं, और उसको समझना होगा, उसका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास नोट्स होने चाहिए। नोट्स वो नहीं जो हमने देने हैं, नोट्स वो जो आपने खुद बनाने हैं। जब आप बुक को पढ़ रही होंगी, हम आपको लेक्चर्स देंगे, साथ साथ हम बुक को ही फॉलो करेंगे, तो बुक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जो हम लेक्चर आपको दें, हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा जो चीजें आपको आपके माइंड में आ रही होंगी ना, हम आपको एंगल्स दे देंगे, आपको एक वो कहते हैं ना रास्ते पे चढ़ा देंगे, एक वे दे देंगे। उसके बाद उसमें डिस्कवरी आपने करनी है, उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपने निकालने हैं। दो एस्पेक्ट तो मैंने बता दिए, लेट्स सपोज, उसके बाद दो आपने खुद भी निकालने हैं। वो दो जो आपने एस्पेक्ट निकाले हैं ना, किसी भी कॉन्सेप्ट के, किसी भी डेफिनेशन के, किसी भी टॉपिक के, उनके आपने नोट्स बनाने हैं। और वो कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि हमारे नोट्स में लैग कर रही है, वो आपने अपने नोट्स में लिख लेनी है। ठीक है, वो आपके जो अपने नोट्स होंगे ना, ये एग्जाम की आखिरी रात आपको बहुत काम आएंगे, आखिरी 2 दिन में आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, और आपके नोट्स का मुकाबला कोई भी बुक नहीं कर सकती, कोई भी हमारे नोट्स नहीं कर सकते, कोई भी टेस्ट नहीं कर सकते जो आप नोट्स बनाओगे। ठीक है, जो आपके हाथों से चीज निकली होगी उस जैसी कोई चीज नहीं होगी। तो आपने नोट्स भी अपने साथ साथ बनाने, उसके साथ साथ आपने टेस्ट देने रेगुलरली। ठीक है, टेस्ट देंगे तो आपकी प्रिपरेशन होगी, अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी पीपीएससी के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ डिस्कशंस में आपने लाजमी पार्टिसिपेट करना है। डिस्कशंस में बहुत से एस्पेक्ट्स, बहुत से एंगल्स बंदे के जहन में आ रहे होते हैं। ये कमाल है, बहुत जबरदस्त चीज है कि जब आप डिस्कशन कर रहे होते हो ना, तो फिर आप क्रिटिकली सोच रहे होते हो, क्रिटिकली सोच रहे होते हो, आपका माइंड, आपका ब्रेन काम कर रहा होता है, और वो चीजें निकाल निकाल के आपके सामने फेंक रहा होता है। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो? फिर आप क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाते हो, क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाते हो, क्वालिटी सब्जेक्ट की तरफ जाते हो। ठीक है जी, पीपीएससी एग्जाम स्ट्रेटजीज, यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछें। सिर्फ एफपीएससी या बीपीएससी वाले ज्वाइन कर सकते हैं, इनमें ज्यादा फर्क नहीं। जी जी, आप पीपीएससी वाले भी कर सकते हैं, एफपीएससी वाले भी कर सकते हैं, बीपीएससी वाले भी कर सकते हैं इस कोर्स को ज्वाइन। ये मैं बताना भूल गया कि ये हम साइकोलॉजी को तैयार कर रहे हैं, साइकोलॉजी को। ये हम किसी खास एग्जाम को तैयार नहीं कर रहे। तो जब आप साइकोलॉजी को तैयार कर रहे हो तो फिर आप कोई भी टेस्ट होगा, वो एनटीएस है, वो आपकी यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, वो गेट का टेस्ट है, वो कोई भी टेस्ट है, पीपीएससी का, एफपीएससी का है, कोई भी टेस्ट है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हमने आपको साइकोलॉजी पढ़ानी है, तो जहां पर साइकोलॉजी अप्लाई हो रही होगी आप वहां पर आप भी एलिजिबल हो। ठीक है, ये नहीं होगा कि आपने पीपीएससी की प्रिपरेशन की है तो जस्ट आप पीपीएससी क्लियर कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। आप हर टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसलिए तो मैं कहता हूं कि एक दफा 6 महीने लगाएं, फिर हर जगह पर आप छा सकते हो, उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, आप हर तरह का टेस्ट वो जो साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा आप उसको कंडक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं जी। हाउ यू कैन बी ऑन मेरिट, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। इसको भी समझिएगा कि आप कैसे मेरिट पर आ सकते हैं। याद रखिएगा, पास होना ज्यादा जरूरी नहीं है, या नहीं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या बहुत बड़ी बात नहीं है पास होना। ठीक है, असल चीज है कि अगर आप मेरिट पे आ जाते हो,
मेरिट क्या, अगर आप इंटरव्यू के मेरिट पे आते हो या टेस्ट में आप अच्छा आपका मार्क्स आ जाते हैं तो मजा है। ये नहीं पास करना, पासिंग मार्क्स तो 40 है ना, तो वो तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आप इंटरव्यू के लिए कॉल ही ना आई आपको तो फिर क्या फायदा, 3-4 साल आप फिर पीछे चले जाओगे। ठीक है। अच्छा, अब मेरिट पे आने के लिए आपने दो चीजों का ख्याल रखना है, एक तो नॉलेज जो सबके पास होगा, नॉलेज सबके पास होगा, याद रखिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया था, वो सबको पता है, विलियम वुड ने दिया था। ठीक है। इसके बाद कितने स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उन सबके नाम, वो नाम भी सबको पता है। ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सी बुक लिखी है, वो सबको पता है। सिगमंड फ्रॉइड ने कौन सा स्कूल ऑफ थॉट दिया, वो सबको पता है। ये नॉलेज है साइकोलॉजी का, ये साइकोलॉजी का नॉलेज है। आपको मेरिट पर कौन सी चीज लेके आएगी, आपको मेरिट पर ये चीज लेके आएगी, आपको मेरिट पर इस चीज ने लेके आना, याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। अगर आप चाहते हो कि आप इससे मुकाबला कर लो और इससे आगे निकलना चाहते हो, तो आपको फिर ये चीज अप्लाई करना पड़ेगी अपनी स्टडी के अंदर। ये बात जहन में रखें कि जो लड़कियां हैं ना, इस दफा उनकी 135 या 28 सीटें थी आई थिंक, तो उनका था 6,500 या 7,000 अप्लाई था, कंफर्म नहीं है मुझे। तो नॉलेज उन सबके पास होगा, बेसिक नॉलेज जो है सारा वो सबके पास होगा, 6,000 7,000, लेकिन सीटें 120-24। ठीक है। अब आपने 120-24 में कैसे आना है, वो आपको लेके आएगा ये वाली चीज, आपका कॉन्सेप्ट और आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग। क्यों, क्योंकि 50% से ज्यादा जो पेपर, 50% ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा हो सकता है जो नॉलेज बेस्ड होता है पेपर। ठीक है। 50-60% नॉलेज बेस्ड पेपर होता है। जो आगे वाला 40% होता है ना, वो होता है आपका कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर। यहां पर आप फेल होते हो, यहां पर आप मेरिट से पीछे रहते हो। ठीक है। अगर आपने मेरिट पे आना है, अगर आपने compete करके आगे निकलना है, ये दुनिया अब ये जो टाइम है ना, ये कंपटीशन का टाइम है। अगर आपने compete करना है तो आपको दूसरों से डिफरेंट करना होगा, दूसरों से बेहतर करना होगा, दूसरों से ज्यादा करना होगा। ठीक है। तो वो क्या है, वो है कॉन्सेप्ट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इसको लेके चलते हैं तो आपको कोई compete नहीं कर सकता। आपको compete फिर वही करेगा जो आपके साथ ये वाला स्टेप अप्लाई कर रहा है। ये वाला स्टेप जिसने अपनी स्टडी के अंदर अप्लाई किया होगा, वो आपके साथ कंप्लीट करेगा और कोई नहीं करेगा। ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग में गड़बड़ है, चलो नंबरिंग हम चेंज कर देते हैं। ठीक है। आपने नॉलेज तो सबके पास होगा, कॉन्सेप्ट और डीप अंडरस्टैंडिंग पर आपने फोकस करना है। ठीक है। ये आपको मेरिट पे लेके आएगी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वी विल गिव यू, हम आपको क्या देंगे, हमने आपको बोला कि आप हमारे पास प्रिपरेशन करें, हम आपको क्या देंगे। वी विल प्रिपेयर यू फॉर टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू। हम, हाँ, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ना सिर्फ आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, बल्कि आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। जब हमने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है ना, तो हमने साथ साथ इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन करनी है, याद रखिएगा। ये नहीं होगा कि 6 महीने आपने लगाए हैं, टेस्ट की तैयारी कर ली, उसके बाद आप 2 महीने इंटरव्यू की तैयारी पे लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमने स्टार्ट से इंटरव्यू का जहन बना के चलना है कि मैं तो सिलेक्ट हूँ, मेरा मेरिट बन चुका है, लेकिन मैंने साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी करनी है। ठीक है। तो हम टेस्ट के साथ साथ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, और आपने ये माइंडसेट बना के रखना कि आपका इंटरव्यू होगा होगा। ठीक है। अगर आप माइंडसेट बना के चलोगे तो चीजें फिर उसी तरह से वर्क कर रही होती है नेचर के अंदर। ठीक है। अपना पॉजिटिव माइंड बनाएंगे तो पॉजिटिव चीजें हो रही होंगी, नेगेटिव माइंड बनाएंगे तो नेगेटिव चीजें हो रही होंगी। ठीक है। तो हम टेस्ट के साथ साथ आपको इंशाल्लाह इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाएंगे, और जस्ट 500 पर मंथ के अंदर। ये समझ ले कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी में चाहते हैं कि वो ज्यादा डीपली इसको समझें, ज्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें, ग्रो कर सकें। वरना 5-5 हजार लोग फीस ले रहे हैं, 3-3 हजार ले रहे हैं। खैर हमें हमारा कंपटीशन नहीं है किसी से, लेकिन ये कि आप बताने का मकसद ये कि अगर आप अभी भी इससे फायदा ना उठाओ, बेनिफिट ना लो, आप या आपके दोस्त, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है, एंड वी विल इनवाइट सम आवर फ्रेंड्स हु गॉट सिलेक्टेड एज लेक्चरर्स रिसेंटली। हाँ, एक तो ये जो पिछला सेशन गुजरा है उसमें हमारे कुछ दोस्त हैं जो सिलेक्ट हुए, उनको भी हम इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे। इसके साथ जो अभी रिसेंटली गुजरा है, जो सेशन गुजरा है, इस पूरे सेशन को हमने जो एचडीपी ने ना इसको फॉलो किया है, पूरे सेशन को, गर्ल्स के और बॉयज दोनों के टेस्ट को भी और इंटरव्यूज को भी। हमारे पास ऑलमोस्ट 100 के करीब इंटरव्यूज इकट्ठे हो चुके हैं। इंटरव्यूज का डेटा, ओरिजिनल इंटरव्यूज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हमारे पास जमा हो चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रिपेयर करवा रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, हमारे कुछ दोस्त हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां, लड़कियों के तो अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं ना, उनके अभी फाइनल एंड हुए हैं,
तो वो जब सिलेक्ट होंगे तो उनमें से भी कोशिश करेंगे हम उनको भी बुलाएं। अदरवाइज इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाई कर गया तो वो तो फिर आपको बता ही सकता है ना अपना एक्सपीरियंस। तो जो बॉयज हमारे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने इसको क्वालिफाई किया है और सिलेक्ट हो चुके हैं, इंशाल्लाह हम उनको भी इनवाइट करेंगे कि वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ लाइव शेयर करें। ठीक है, ये डिफरेंट चीज होगी जो हम दूसरों से आपको देंगे। उसके बाद है जी पॉइंट थर्ड है हमारे पास, वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू ऑलमोस्ट मोर देन 50 इंटरव्यूज। हमारे पास 50 से ज्यादा, आप कह सकते हैं कि 100 के लगभग हमारे पास इंटरव्यूज हैं जो हमने सेव किए हैं, पूरा फॉलो किया है हमने ना इस इंटरव्यू को। तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ओरिजिनल जो इंटरव्यूज हुए हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ मैं आपको वो सैंपल क्वेश्चंस दिखाता हूं जो इस पेपर में आया है, जो अभी 2022 में हुआ है ना पेपर। इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं ना, उसका मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, 2-3 क्वेश्चन सैंपल के तौर पर हम देखते हैं कि किस तरह से हमने प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, ये नहीं है कि हमने रट्टा लगा के निकल जाना है, ऐसा नहीं होगा, हमें कंसेप्ट लेना होगा। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पूछा गया है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आप रट्टा लगा के जाओगे तो आप फंस जाओगे। रट्टे का मतलब कि आप जस्ट उसकी डेफिनेशन कर लो, आप उसको डिफरेंट सिचुएशन पे अगर अप्लाई नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। मिसाल के तौर पर देखते हैं क्वेश्चन, ये इस पीपीएससी के पेपर में आया था जो मैंने भी कंडक्ट किया है। ठीक है, तो देखते हैं, सेंट प्ले इट्स रोल इन लर्निंग। वो कहता है कि जो सेंट है ना, खुशबू है, अपना रोल प्ले करती है लर्निंग के अंदर। इफ स्टूडेंट्स लर्न इन द एनवायरनमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑरेंज सेंट, वो कहते हैं कि अगर स्टूडेंट एक खास किस्म की जो सेंट है, खुशबू है, यानी कि ऑरेंज सेंट है, इसमें जब पढ़ते हैं ना, तो वो क्या होता है, देन इफ वन ग्रुप रिकॉल ऑल लर्निंग इज इन ऑरेंज सेंट इन्वायरमेंट बट अदर ग्रुप कुड नॉट रिकॉल विदाउट ऑरेंज ऑर्डर इन्वायरमेंट। वो कहते हैं कि बच्चे जो है पढ़ते हैं ऑरेंज सेंट का जो इन्वायरमेंट है, मिसाल के तौर पर क्लासरूम के अंदर ऑरेंज नाम की जो सेंट है ना, उसको हर रोज छिड़का जाता है, तो उसमें बैठ के बच्चे पढ़ते हैं। फिर कहीं और बैठ के या किसी और जगह पर जब उनको यही वाली ऑरेंज सेंट वाले इन्वायरमेंट में बिठाया जाता है ना, तो वो उसी लर्निंग को अच्छे से रिकॉल कर सकते हैं। उनको उस लर्निंग को या उस सबक को, उस लेसन को अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं जो उन्होंने इस वाले इन्वायरमेंट के अंदर सीखा था। ठीक है, आपने देखा होगा अपने आसपास या अपने आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप जब एक खास तरह के सॉन्ग में किसी खास जगह पर सुन रहे होते हैं, तो आपकी उससे मेमोरी बन जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है, मेमोरी बन जाती है। फिर वही वाला सॉन्ग आप किसी और जगह पर सुनते हो तो वो सारी मेमोरी आपकी याद हो जाती है, आपको वो सारा इवेंट याद हो जाता है, वो सारा जो उस जगह पर आपने जो एंजॉय किया होता है या वक्त गुजारा होता है वो याद हो जाता है। वो वाली बात कर रहा है कि ऑरेंज सेंट के अंदर लर्निंग कर रहे होते हैं बच्चे, जब वो ऑरेंज सेंट में बैठते हैं तो वो अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं उन बच्चों की निस्बत जो उस ऑरेंज सेंट वाले इन्वायरमेंट में नहीं बैठते। अब वो कहता है इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, जल्दी से बताएं। ऑरेंज आंसर सेंट। ऑरेंज सेंट, ऑरेंज सेंट। क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल? ऑरेंज सेंट। ठीक है, जबरदस्त। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, कोई इसकी डेफिनेशन बताएगा? जनरल अपने अल्फाज में बता दें, लाजमी नहीं इंग्लिश ही बोलनी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम सर, जिसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट डिपेंड करता है ना, इंडिपेंडेंट, वो चेंज नहीं किया जा सकता, उसको वो ऐसा जरूरी है। वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज नहीं किया जा सकता। सर, किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और इसको चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है सर। इसको इसको हम, ठीक है, आप दोनों ठीक बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा होता, या आप इसको इस तरह से कह सकते हो वो वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट करके इसकी चेंजेस देख रहे होते हैं कि लाइफ के अंदर क्या चेंज आया, इसको मैनिपुलेट करने से। आप इस तरह से भी किसी जगह पर आपको सुनने को मिलेगा या पढ़ने को मिलेगा। तो दोनों ही डेफिनेशंस ठीक हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे ना कि वो वाला वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट करके उसका इफेक्ट चेक कर रहे होते हैं, उसका इन्फ्लुएंस चेक कर रहे हो, तो ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहा होता है या चेंज हो रहा होता है इंडिपेंडेंट की वजह से। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको कॉन्सेप्चुअल समझना होगा, डिफरेंट सिचुएशंस पर अप्लाई करके देखना होगा, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट। अगर आप रट्टा आंसर लेके जाएंगे तो वो आप फंस जाओगे वहां पर। ठीक है, अब नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने घुमाने की कोशिश की है, इसको देखते हैं। In a researcher observing that physical कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है हैप्पीनेस को बढ़ा देती है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप
डू एक्सरसाइज ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, जो दो ग्रुप है एक्सपेरिमेंटल, एक एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है वो मंडे और ट्यूसडे को एक्सरसाइज करता है, जबकि जो कंट्रोल ग्रुप है वो वेडनेसडे और थर्सडे को करता है। व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जल्दी बताएं। फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज। तो डे नहीं हो सकता, सर हैप्पीनेस नहीं हो सकता। नहीं, ये हैप्पीनेस तो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, क्योंकि वो तो अब देखें यहाँ पर, ठीक है फिजिकल एक्सरसाइज ही इसका आंसर है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्वेश्चन दिया है मतलब कि हमें घुमाने के लिए कि जो कंट्रोल ग्रुप है वो मंडे और ट्यूसडे को करता है, जो सॉरी जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है वो मंडे और ट्यूसडे को करता है, कंट्रोल ग्रुप हमारे वेडनेसडे और थर्सडे को करता है। हालांकि अगर ये ना भी देता तो हम इतनी जो ऊपर वाला हमारे पास पोर्शन है इतने से ही हम समझ रहे हैं चीजों को, ठीक है। अब ये वाला उन्होंने क्यों दिया पार्ट, ये वाला हमें घुमाने के लिए दिया है, हालांकि इसका इतना ज्यादा रोल ही नहीं था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इससे ही हम समझ सकते थे कि हमारा आंसर क्या है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको घुमाने के लिए आपने इस चीज को देखना है, काउंटर करना है कि यहाँ पर हमें वो क्या चीज कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, और हमारा आंसर किस पोर्शन में पड़ा हुआ है। ये नहीं कि आप अगले पोर्शन में अपना टाइम वेस्ट कर दें, वो टाइम वेस्ट करवाना भी चाह रहे होते हैं कि इसको ऐसा कोई क्वेश्चन दो कि वो अगले पोर्शन में फंसा रह जाए कि यार ये क्यों दिया है। आप कोशिश करो कि आपको दो चीजें मिल गई हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों इस स्टेटमेंट के अंदर पड़े हैं, तो आप उसमें आंसर निकाल के लगा के आगे बढ़ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो आप अपने मतलब की चीज देखोगे और निकाल लोगे उसको। बहुत दफा आपको घुमाया होगा इसी चीज में, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि डीप अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट ने आपको कंप्लीट करवाना है। नॉलेज तो सबके पास होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वाली चीज थी, ये जो हमने दोनों क्वेश्चन देखे हैं, ये नॉलेज वाली चीज नहीं। सर जी लेकिन ना हम फिर पेपर के दौरान ना पूरी स्टेटमेंट पढ़ने बैठ जाते हैं कि कभी गलत ना हो जाए। नहीं, ये देखें मैं आपको कह रहा हूँ ना कि ये आपको थोड़ा सा अपनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर, आपकी जो इंटेलिजेंस है उस पर भी जाना पड़ेगा, आईक्यू पर भी जाना पड़ेगा कि यार ये मतलब घुमा रहा है बंदा, तो मेरा तो आंसर इसी स्टेटमेंट में पड़ा हुआ है, एक ऊपर वाली लाइन में पड़ा है, तो आपने खुद पे बिलीव करना है वहां पर, ठीक है। हमें डाउट हो रहा होता है, बहुत दफा हो रहा होता है कि यार ये मतलब समझ नहीं आ रही कि ये क्यों लिखा है, कहीं मैं गलत ही ना कर दूं, ये ना कर दूं, वो कर दूं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना होता है, अदरवाइज आप टाइम वेस्ट कर जाते हो वहां पर, ठीक है। यही तो उनकी ट्रिक होती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखें उन्होंने बोला जी फरहान want to help the people to cope stress and live a healthy life by their own self। वो कहते हैं कि पीपल जो लोगों को हेल्प करना चाहता है फरहान, क्या किस चीज में उनको स्ट्रेस में कोप कर, यानी कि स्ट्रेस में उनको हेल्प करना चाहता है और वो ये चाहता है कि वो हेल्दी लाइफ गुजारें, तो उसको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, साइकोलॉजी की कौन सी फील्ड उसको सिलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब आपको ये देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग साइकोलॉजी भी आती है, हेल्थ साइकोलॉजी भी आती है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी आती है। अब आपने ये देखना कि ये वाली जो दो चीजें इसने पूछी हैं, बोली हैं, ये किस फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं या फॉल कर रही हैं, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग चीजों को देखना, सिलेक्ट करना और आंसर लगाना है। हमें डिफरेंट फील्ड्स को भी समझना होगा कि यार ये फील्ड किस लिए है और ये किस जगह पर काम आती है, किस जगह पर काम नहीं आती, ठीक है। डिफरेंट फील्ड्स का कॉन्सेप्ट भी हमें लेके जाना पड़ता है पेपर के अंदर। तो ये सिंपल सा था, आपको इस तरह से भी ये भी एंगल देखना पड़ेगा जब आप स्टडी कर रहे होते हो, ठीक है। बाकी उसके बाद हाँ, उसके बाद हमारे पास कुछ इंटरव्यू के मैंने क्वेश्चंस के तो सैंपल आपको दिखा दिए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन हमारे पास जो टाइम वो थोड़ा है, आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको दिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे। जी मुबशरा जी, आपने क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर ये जी बताइए कि बात क्या मैं क्लास में लेट आई हूँ, आई थिंक सो, कि मेरे आप 7 स्लाइड्स पे पहुंच गए थे, तो क्या रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें इस लेक्चर की? जी मिल जाएगी आपको, लिंक मिलेगा तो आप देख सकते हैं, नो इशू। ओके। हाँ जी, मैंने आपको बोला था ये हमने जो सैंपल तो देख लिए, क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, ठीक है। ये हमने सिर्फ अभी वेरिएबल का देखा, अभी तो और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, पास्ट जो अभी इंटरव्यू हुआ है रिसेंटली, ये देखें 19 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को, ये सॉरी 2022 था, ठीक है। ये 19 तारीख को हुआ है, 12वें महीने की इंटरव्यू मुल्तान में, जो अभी गर्ल्स के चल रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पर हाँ जी, 3 मेंबर्स का पैनल होता है इसके अंदर, ठीक है, हमारा जो साइकोलॉजी का होता है, अदरवाइज ये 5 या 4 का होता है, लेकिन हमारे 3 ही होता है।
अच्छा, अब देखिए था किसी अंशरा नामी लड़की का इंटरव्यू है ये। अब उन्होंने क्वेश्चन किया सबसे पहले, हाँ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंशरा, ठीक है, अंशरा का मीनिंग क्या है, उन्होंने अपने नाम का मीनिंग ही पूछ लिया। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता मेरे नाम का मतलब क्या है, मैंने बहुत दफा एक्सपीरियंस किया, नाम का मतलब ही नहीं पता होता। तो इस पर्सपेक्टिव से भी आपने देख के जाना चीजों को, ठीक है। उसके बाद रिसाइट सूरह अलम नशरा। अब देखो अंशरा से उसने अगला क्वेश्चन निकाल दिया, हाँ जी अंशरा आपका नाम है, फौरन उसके जहन में क्लिक किया, अच्छा यार इस तरह की तो मिलती जुलती एक सूरत भी है, उसने बोला जी हाँ जी इसकी तिलावत कर दें। अब यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस काम आएगा। एक तो ये कि अलम नशरा आपको सूरत आती हो, दूसरा ये कि आप में कॉन्फिडेंस भी हो, क्योंकि हम हर चीज में वैसे अगर हमने लड़ाई करनी हो या वैसे बहस करनी हो तो हम बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन जब हमें बोला जाता है कि आप सूरत पढ़ के सुनाएं तो वो हम लूज कर जाते हैं कॉन्फिडेंस। आपकी किसने बोला कि आपकी आवाज सुरीली होनी चाहिए तो ही आप पढ़ सकते हो, आप ठहर ठहर के पढ़ो, जैसी आपको पढ़ी जाती है पढ़ो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल दिया उसने, तो इस पर्सपेक्टिव को आपने देख के चलना है जब आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे टेस्ट के दौरान, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा जी, उन्होंने बोला कि मैं मुल्तान से हूँ, ठीक है, मुल्तान से हूँ, तो उसने बोला जी हाँ जी डिस्ट्रिक्ट बताए मुल्तान के कौन कौन से, ये क्वेश्चन कर दिया। पहले जो ये चेयरमैन है जो पीपीएससी की तरफ से आते हैं ना, उनके क्वेश्चन है ये। उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रिक्ट ऑफ एजे के पूछा, ये मुझसे भी क्वेश्चन किया था कि आजाद जम्मू कश्मीर के जो, अब एजे के भी आपको पता होना चाहिए क्या है, आजाद जम्मू कश्मीर, वो आपसे ये पूछ सकता है कि हाँ जी एजे क्या है, तो आप बोलोगे आजाद जम्मू कश्मीर, तो उससे डिस्ट्रिक्ट पूछे गए हैं, ये मुझसे भी पूछा गया था, ठीक है। तो उसके बाद दूसरे मेंबर ने क्या पूछा, अब साइकोलॉजी की तरफ आ रहे हैं वो, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉजिटिव साइकोलॉजी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फोरेंसिक साइकोलॉजी बहुत सिंपल है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। अब देखिए चारों फील्ड्स के नाम पूछ लिए, तीनों फील्ड्स के उन्होंने नाम पूछ लिए, ठीक है। ये कंडीशनिंग के अंदर पूछा उन्होंने, सिस्टमैटिक सॉरी उसके अंदर कंडीशनिंग के अंदर ही, हाँ लर्निंग या कंडीशनिंग के अंदर आता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जब हाँ सॉरी ये आता है फोबिया के अंदर, जब हमने उसका फोबिया छुड़वाना होता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में आती है ये। अच्छा, ये तीनों फील्ड की डेफिनेशन पूछ ली, बहुत सिंपल है उन्होंने पूछा, ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं था। अब देखिए थर्ड मेंबर ने मोटिव्स पूछ लिया, मोटिव्स क्या होता है, अच्छा मोटिव वर्सेस मोटिवेशन, ये मोटिवेशन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन आए हैं दोनों। हाउ टू मेजर मोटिव, ये तीसरा क्वेश्चन भी उसी में से आ गया। एक्सप्लेन टीएटी इन डिटेल, टीएटी बताए क्या है, इसकी डेफिनेशन बताएंगे, इसकी पहले तो एब्रीविएशन बताएंगे, फिर डेफिनेशन बताएंगे, फिर इसके अंदर बताएंगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसका प्रोसीजर होता है, ये इसकी डिटेल है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिटेल का क्या मतलब है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी बतानी है हमने, सिंपल खत्म। उसके बाद एक्सप्लेन प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट, अब देखिए ये टीएटी उसको पता था कि प्रोजेक्टिव टेस्ट होता है, ठीक है, तो फिर उसने फौरन उसकी डेफिनेशन पूछ लिया, ये जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है क्या होता है। अब इसी क्वेश्चन से उसने अगला क्वेश्चन निकाला है, टीएटी प्रोजेक्टिव टेस्ट है ना, तो उसने बोला हाँ जी बताया प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है, ठीक है, इस तरह से उसने आगे बढ़ाया चीजें। अब एक और इंटरव्यू है, ये कोई लोधरा से था, उन्होंने पूछा हाँ जी लोधरा बिलोंग्स टू विच डिवीजन, किस डिवीजन में है, मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट बताइए, रिवाइज भी हो रहे हैं क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज हुए हैं। इमोशन एंड फीलिंग डिफरेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, सिंपल से क्वेश्चन है ये। ऑप्टिमल अराउजल थ्योरी, ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको याद ना हो। हर्ट्जबर्ग थ्योरी, हाउ टू मेजर इमोशंस, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन है जो थोड़े से हो सकता है डिफिकल्ट हो। उसके बाद हाँ हम किस तरह से करेंगे, यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो जल्दी करें, आई होप ये 45 पे मीटिंग एंड हो सकती है, तो आप मुझे जल्दी से बताएं कोई क्वेश्चन है तो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलें। चलें ठीक है, उसके बाद हम इसको किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को लेने की कोशिश करेंगे। जी सर रिज्वाइन तो नहीं करनी क्लास, नहीं रिज्वाइन नहीं करनी, हम एंड करेंगे, बस ये लास्ट स्लाइड है हमारे पास। हाँ अगर आपको कोई क्वेश्चन हो यहाँ पर ना पूछ सको तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, मैं 15-20 मिनट वहां पर मौजूद रहूंगा। अच्छा जी हम कैसे करेंगे, हम ले लेंगे, ठीक है। अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स हैं, अब इसको जो बनाने का याद करने का तरीका मैंने खुद बनाया है, ये सामी वाला, यानी कि ये एब्रीविएशन इसकी बनाई है। बहुत दफा मुझे ये प्रॉब्लम होती थी कि पता नहीं चलता था कि सेंसरी न्यूरॉन्स को एफरेंट कहते हैं या मोटर न्यूरॉन्स को इफरेंट कहते हैं, ये एफरेंट और इफरेंट भी है ना ये इनका दूसरा नाम। तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि यार इसको कैसे याद करूं, मेरे तो जहन में नहीं बैठता, मैं गड़बड़ कर जाता हूँ। तो फिर मैंने इसकी एक एब्रीविएशन बना दी सामी, सा यानी कि सेंसरी से एस ओ ले लिया हमने और एफरेंट से ए ले लिया, तो अब सा, उसके बाद मी से मोटर से एम ले लिया और इफरेंट से ई ले लिया हमने। अब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट सारी जिंदगी नहीं मुझे भूलेगा, मुझे जहां मर्जी जैसे मर्जी जब मर्जी पूछ लो, जैसे वो वन टाइम फिनोमेना वाली बात की ना, कोई ऐसा जुगाड़ लगाओ, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढो कि आपको दोबारा जिंदगी भर उसको याद करने की जरूरत ना पड़े। अब ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट मुझे पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा, क्योंकि मैंने इसका जुगाड़ लगा लिया सामी वाला, ठीक है, सा से सेंसरी और ए से एफरेंट। अब मुझे पता चल गया कि सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट कहते हैं,
ए वाला एफरेंट, ठीक है, और मोटर न्यूरॉन्स को इफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। आपको अब जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, मैंने एक्सपीरियंस किया और लॉस किया है खुद का। कैसे किया है? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, यार ये तो मसला ही कोई नहीं है, ये तो आता है मुझे, ये तो इश्यू कोई नहीं है, बस ऐसे लेके चला गया। जब पेपर में आया तो उन्होंने पूछ लिया, हाँ जी एफरेंट न्यूरॉन किसको कहते हैं, तो मुझे कंफ्यूजन होगी कि यार वो मोटर को कहते थे या सेंसरी को कहते थे। मैंने उधर ही 5-7 मिनट वेस्ट कर दिए अपने। तो इसका ऐसा, अपने जब चीजों को आसान से आसान चीज भी है ना आपके पास, आसान से आसान कॉन्सेप्ट भी है, तो उसके आपने एंगल देखने हैं, पर्सपेक्टिव देखने हैं, एस्पेक्ट्स देखने हैं कि किस पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है वो, किस एंगल से वो पूछ सकता है। अब जब हम कर रहे होंगे तो मैं आपसे पूछूंगा जी एफरेंट न्यूरॉन के बारे में, मैं आपको फर्ज करें एमसीक्यू दूंगा तो मैं आपको बोलूंगा हाँ जी एफरेंट न्यूरॉन का दूसरा नाम बताएं और इसकी डेफिनेशन बताएं, ठीक है। अगर आपने ये वाला जुगाड़ लगाया होगा तो आपको मसला ही कोई नहीं होगा, फौरन बता दोगे। बाज दफा बहुत आसान आसान सी चीजें आपको फंसा देती है पेपर के अंदर, याद रखिएगा। तो किसी भी चीज को ईजी नहीं लेना आपने, खास तौर पर इस तरह की चीज जो आपको लगता है कि बाद में कंफ्यूजन हो सकता है। मौके पे तो शायद आपको ना लग रहा हो, लेकिन वहां पर जाके हमारा जो माइंड है ना घूम जाता है। तो ऐसे जुगाड़ लगा के, ऐसे कॉन्सेप्ट बना के हम आगे बढ़ेंगे कि आपको दोबारा से वो भूले ना, और दोबारा से आपको कभी याद करने की जरूरत ना पड़े। मैंने ये देखे ना डिस्कवरी खुद की है कि यार ये कैसे इसको किया जा सकता है। तो सामी, ये हमारा सुना सुना सा नाम बनता है, मतलब सुना सुना सा ये सेंटेंस है सामी, ठीक है। तो मैंने इस हिसाब से इसको बना दिया, अब कभी नहीं भूलेगा। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे वो कॉन्सेप्ट जो हमें प्रॉब्लम कर सकते हैं इस तरह से प्रिपेयर करें। तो दैट्स ऑल जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी बोले। ये हमारी क्लास डेली जूम पे होगी, लाइव होगी? जी लाइव होगी आपकी क्लास। बाद समटाइम ऐसा होगा कि जब कहीं कोई मजबूरी है हमें, या मुझे कोई प्रॉब्लम है, या मैं कहीं पर बिजी हूँ, तो फिर उस दिन आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाया करेगा, अदरवाइज हमारी हमारी लाइव ही क्लास होगी। सर रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब का लिंक देंगे ना? यूट्यूब का भी मिल सकता है आपको, उसका भी मिल सकता है हमारे क्लाउड का। वो आपको कोशिश करेंगे कि हम यूट्यूब का ही दें, ताकि वो आप बाद में जब मर्जी देख सको। जी सर यूट्यूब का कीजिएगा, थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? लेक्चर मेरा एंड हो चुका है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। आप देखें, मेरी बात सुने एक दफा के कभी भी आप क्वेश्चन करने से घबराएं ना, कॉन्फिडेंस पैदा करें और कोशिश करें कि बाल की खाल निकाला करें, बाल की खाल निकालना सीखें जिंदगी के अंदर। वो लॉजिकल होनी चाहिए, ये नहीं कि बिला वजह क्वेश्चन करते जाएं, लॉजिकल पूछें क्वेश्चन। आज का जो सेशन हुआ इसमें से जो दिल करता है पूछ लें, और जब कोई लेक्चर होगा तो उसमें से भी आपने कोशिश करनी है कि बाल की खाल निकालने, तंग करने के लिए नहीं, नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। तो पूछते क्वेश्चन कोई भी, अगर कोई वैसे बोल के नहीं पूछना चाहता तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। सर कोई स्पेशल जो है वो कोर्स आउटलाइन है इसकी, जो आप सिखा रहे हैं, यानी जो भी लेक्चर्स दे रहे हैं उसकी कोई कोर्स आउटलाइन है पूरे कोर्स की कोई? ये पीपीएससी की अगर पूछ रही हैं तो वो पीपीएससी की कोई कोर्स आउटलाइन नहीं है। अगर वो कुछ देते हैं तो अंदाजे के तौर पर देते हैं, वो मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नो इशू, ठीक है। तो हमें बीए का भी सारा सिलेबस करना पड़ता है, हमें एमएससी का भी करना पड़ता है। अब एमएससी में भी क्या होता है, यानी कि बीएस में जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो डिफरेंट बुक्स करवा रही होती हैं। ये तो नहीं है कि पूरे पंजाब के अंदर एक ही सिलेबस चलता है, ऐसा नहीं है। हर यूनिवर्सिटी की अपनी बुक्स होती हैं। कहीं पर आपको कम्युनिकेशन साइकोलॉजी पढ़ा दी जाती है, कहीं उसकी जगह पर आपको सोशल साइकोलॉजी पढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो ये हमने जो मेजर सब्जेक्ट है उनको हिट करना होता है, उनको टारगेट करना होता है, और 10-15-20% जो है वो रिस्क पे होता है। 10-15 जो परसेंट होता है ना पेपर हमारा, वो रिस्क पे होता है, यानी कि अगर वो ना भी हम करें अटेम्प्ट उसको तो हमारा काम चल जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा फील्ड्स हैं कि सबको कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मेजर और जनरल चीजें हैं उनको नहीं छोड़ा जाता। जी सर क्लास की टाइमिंग 4 बजे ही रहेगी? जी, ये 4 बजे आप लोगों की, आज हम इस पे वोटिंग करते हैं, जो मेजोरिटी कहेगी उसी पे रखेंगे हम, ठीक है रखेंगे सर, सेकंड थैंक टाइम यू। पे। जी वेलकम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो? सर नाइट में ना नेटवर्क इशू काफी ज्यादा होता है, तो फिर आप कोशिश कीजिएगा यही टाइम एडजस्ट हो जाए, शाम वाला। जी ये रात भी हमने डिस्कशन की थी कि जो रात को ना जो पीक टाइम होता है, क्योंकि उस वक्त बहुत लोग यूज कर रहे होते हैं, तो इसलिए नेटवर्क का इशू आ जाता है। आप आज देखें जरा भी इशू नहीं आया नेटवर्क का, तो ये मुनासिब है टाइमिंग अगर देखा जाए तो। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, अदरवाइज मैं फिर एंड करता हूँ इसको। चलें ठीक है जी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ सेशन करके, पहला जो इंट्रोडक्टरी या डेमो लेक्चर देकर।
और बहुत अच्छा लगा आप ने शॉप आप लोगों ने ज्वाइन किया और अच्छे से इसको अटेंड किया है। तो आई होप कि आगे भी, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी। आई होप कि इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और बहुत कुछ आपको भी और हमें भी सीखने को मिले। तो थैंक यू सो मच जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।